Hello Aspen. सो हे चलो वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। और यलगार बैच कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप जरूर कमेंट करके बताना यार। हम इतना कुछ कर रहे हैं और जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, ये जो यलगार बैच है स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच क्लास 10th स्टूडेंट के लिए अपलोड किया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये जो कोर्स है टर्म 1 जो एग्जाम आपका होने वाला है उसके बेस्ड पे फुल्ली डिजाइन किया गया है। इस यलगार बैच में हम आपको एक वन शॉट रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करते हैं हर चैप्टर को का, और साथ ही साथ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यार हम कुछ स्पेशल ऑफर्स भी आपके लिए यहाँ पे लेकर आए थे। लाइक यार कुछ पेडेबल कंटेंट है हमारी वेबसाइट पे, है ना, जिनको आप बहुत ही देखो यार। हमारे जो पेडेबल कंटेंट है आप विजिट करोगे तो टर्म 1 के अकॉर्डिंग हमने काफी सारी चीजें डिजाइन करके अपलोड करवाया है। लाइक 50+ एमसीक्यू क्वेश्चंस की विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हर चैप्टर वाइज, है ना। तो ये सब चीजें हैं, आपके नोट्स वगैरह हो गया, माइंड मैप वगैरह हो गया, टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, है ना। ये सब चीजें पेडेबल हैं और बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में है यार, 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए के आसपास। ठीक है, बट डोंट वरी यार। ठीक है, अगर आपके पास इतना भी पे करने के लिए पैसा नहीं है ना बच्चा लोग, तो फिक्र बिल्कुल नहीं होना है आपको रुकना नहीं है, पढ़ते जाना। अपन एडुग्रोन टीम ना आपके साथ पूरा है। नहीं है पैसे 20 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए पेमेंट के लिए करने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा? आपको चैप्टर हमारे वीडियो से पढ़ना होगा और इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, इस चैप्टर का कोर्स मिलेगा। उस कोर्स को एंड फ्री में है कोर्स, एनरोल करना है उस कोर्स को, और उसमें कुछ क्विजेस हैं, उन क्विजेस को आपको देना है। इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको पास होना है यार। इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, वीडियो वन शॉट दे रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसके बाद भी यार आप अगर पास नहीं हो पा रहे हो क्विज, तब तो यार 1-2 बार और पढ़ने की जरूरत है आपको, है ना। और फर्स्ट 10 में ही पास हो जा रहे हो तो एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। उस सर्टिफिकेट को शेयर करना है आपको अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे विथ #एडुग्रोन और #एडुग्रोनयलगार। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर करना है। और आप हमें पर्सनली support@edugron.in पे मेल भी कर सकते हो। क्या होगा इससे ये होगा यार, जो पेडेबल चीज़ें हैं हमारी वेबसाइट पे, नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, ठीक है, टर्म 1 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आंसर की सीट्स हो, है ना, नोट्स हो, ये सब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकता है। 100% तक का कूपन भी मिल सकता है, जिसको यूज़ करके आप हमारे वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में परचेस कर सकते हैं। ठीक है यार, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, डोंट वरी, बट यार आपको पढ़ाई नहीं रोकनी है, आपकी पढ़ाई चलते रहनी चाहिए। किसी चीज़ से भी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, आप हमारी वेबसाइट पे आके अपनी रिक्वेस्ट कर डालो, हमारी टीम यार पूरी तरीके से आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। बस आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ। फिलहाल यार आज का जो हमारा सेशन है, इसके साथ साइंस हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, है ना। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हमारा लास्ट चैप्टर है इस कोर्स का, साइंस के लिए खासकर। और इसके साथ हमारा टर्म 1 साइंस का यलगार बैच खत्म हो जाएगा। देन अपन मूव ऑन करेंगे मैथ्स और सोशल साइंस के। ठीक है, सो अपन लेट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसको स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट को डिलीट कर दिया गया है। जो न्यू सीबीएसई सिलेबस आया है टर्म 1 एग्जाम के लिए, उसमें से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट को डिलीट कर दिया गया है। तो पहले अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और वन शॉट में इस चैप्टर को अपन खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो यार मैंने ये सिलेबस ओपन किया है टर्म 1 का, और आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई के बारे में ही नहीं पढ़ना आपको। जनरली ये जो चैप्टर है 2 पार्ट में डिवाइड है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, आई से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं पढ़नी है। आपका जो सेकंड पार्ट है दैट इज कलरफुल वर्ल्ड, आपको उस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़ना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, बस ये सारी चीज़ें पढ़नी है और यहीं से आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टर्म 1 एग्जाम। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा। तो लेट नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते, जनरली ये हमारे पास पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम आईज वगैरह के बारे में पढ़ते, बट ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई नहीं पढ़ना है, नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ये नहीं पढ़ना है, मायोपिया करेक्शन, उसका हाइपरमेट्रोपिया, इसका करेक्शन, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, प्रेसबायोपिया नहीं पढ़नी है, एडवांटेजेस ऑफ आई इज नहीं पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, यहाँ से बच्चे इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है और हम यहीं से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है। जैसे कि आपको पता है इस तरीके का पिरामिडिकल ट्रायंगुलर शेप का हमारा प्रिज्म होता है, वाइट कलर का, वाइट नहीं ट्रांसपेरेंट कलर का, है ना। ओके, तो आई थिंक सारे बच्चे प्रिज्म के बारे में जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो एक बार सर्च कर लो, इसकी जिफ इमेज वगैरह आपको 3D में दिख जाएगा अच्छी तरीके से, है ना। बट लाइक इसी तरीके दिखता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है पहले हम ये देख लेते हैं। प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म इट इज़ अ पिरामिडिकल शेप, ये काम क्यों नहीं कर रहा, ओके। इट इज़ अ पिरामिडिकल पीस ऑफ ग्लास विथ 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस से मिलकर ये बनता है। हमारा जो प्रिज्म है वो 2 ट्रायंगुलर बेस और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस जो होता है उससे मिलकर हमारा ये प्रिज्म बनता है। क्लियर, इसको 3D में आप देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। आगे हैं गाइज, जो प्रिज्म के जो एंगल्स होते हैं, क्योंकि कॉर्नर्स हैं तो एंगल तो होंगे ही, तो एंगल जो होते हैं द एंगल बिटवीन 2 एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ये एंगल का बहुत डिपेंड है। इस एंगल के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रिज्म कितना डिफ्लेक्ट करेगा, कैसे करेगा, है ना, ये बहुत डिपेंड करता है। और अगर आप एंगल ऑफ प्रिज्म के अगर इस ट्रायंगुलर फेस की बात करें तो प्रिज्म का ये जो टॉप एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है, ये याद रखना। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए इज 60 डिग्री, ठीक है, ये चीज याद रखना। बाकी एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, इसी को एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, डेविएशन एंगल क्या होता है। डेविएशन एंगल यानी बच्चों जब लाइट हमारी प्रिज्म से पास होती है, जब हमारी लाइट प्रिज्म से पास होती है तो हम जानते हैं कि हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। अब देखो ये रेड लाइन, इसको देखो, ये लाइट जा रही है तो इस लाइट जैसे जाना चाहिए था वैसे ही बाहर निकलना चाहिए था ना, इसी एंगल पे, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू प्रिज्म के मटेरियल की वजह से ये इस स्ट्रेट लाइन में नहीं जाकर ये थोड़ा सा बैंड हो जाता है, और बैंड होके प्रिज्म में इस लाइन के ये जो हमारा बेस है इसके पैरेलल हो जाता है, और आफ्टर दैट फिर से ये जब बाहर निकलता है तो फिर से रिफ्रैक्शन होता है और ये इस तरीके से निकलता है। आपने डाला इस एंगल पे और निकल इस एंगल पे रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल लाइन था, ये जो एक्चुअल लाइन जहां जाना चाहिए था वहां से ये बाहर किस एंगल पे निकला, इसको एक्सटेंड करोगे तो ये जो एंगल मिलता है गाइज इसको ही डिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको ही डिफ्लेक्शन कहते हैं। क्यों भाई, मैंने लाइट तो इस एंगल पे डाला ना, तो फिर वो उस पे कितना कैसे निकल गया, है ना, तो वो कितना उधर गया, कितना बैंड हुआ अपने ओरिजिनल पाथ से, दैट इज द डेविएशन। ओके, आगे और चीजें कहता है। एक चीज प्रिज्म की खासियत ये होती है कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिस्पर्सन। ठीक है, तो जब भी आप कोई प्रिज्म ले लो, उस प्रिज्म में जब भी आप व्हाइट कलर की लाइट आप उस पर डालोगे तो आप देखोगे उस तरफ प्रिज्म के उस तरफ आपको इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से कलर ऑफ लाइट आपको इधर पेपर लगा लो तो आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जिसे विबग्योर कलर जनरली मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐसा क्यों होता है भाई, व्हाइट लाइट को डाला और इस तरीके से कलर, इससे एक चीज समझ में आया था साइंटिस्ट लोग को कि भैया व्हाइट कलर जो होता है वो लगभग सारे कलर से मिलकर बनता है। जी हाँ, व्हाइट कलर सारे कलर से मिलकर बनता है। क्लियर है, सारे कलर के अंदर व्हाइट कलर होना ही होना है। तो जब भी आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म में डालोगे तो आपको इधर डिस्पर्सन इफेक्ट फिनोमिनन दिखेगा, जिसकी वजह से आपको उस व्हाइट लाइट में कितने कलर्स है सब इस तरीके से पेपर में सेपरेट हो जाएंगे, है ना। क्लियर है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, देखते जाओ। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा,
यहाँ पे देखो रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इंडिगो, वॉयलेट। तो इसको अगर आप नीचे से पढ़ोगे तो ये विबग्योर लिखा हुआ है। देखो इसको, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, विबग्योर। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे को क्वेश्चन हमसे कह सकते हैं कि सर ये रेड कलर ऊपर हमेशा ऊपर ही रहता है क्या, नीचे नहीं आ सकता है, और ये वॉयलेट ऊपर नहीं जा सकता है? तो नहीं बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम जानते हैं जो रेड कलर होता है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इतनी तेज़ी से वो निकलता है कि उसको ज़्यादा डेविएट करने का मौका ही नहीं मिलता है ना। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम डेविएशन होगा। इसका मतलब क्या है, आप एक रिलेशन बना सकते हो, वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। ठीक है। तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम डेविएशन होगा। अब वॉयलेट कलर की बात करें तो बच्चों वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डेविएट करता है। इसलिए अगर आप इसका ब्लू कलर का डेविएशन देखोगे तो ये डेल ज़्यादा है, रेड कलर का डेल कम है, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है। चलिए, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है, द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है। ये जो बैंड्स आपको दिख रहे हैं 7 कलर का, ड्यू टू डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म, व्हाइट लाइट डिस्पर्स थ्रू दिस फिल्म, और एक्चुअली दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिस्पर्सन। तो इस बैंड ऑफ कलर्स को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। और इसके जो हमारा एक्रोनाइम क्या है, विबग्योर। ठीक है। विबग्योर जैसे मैंने बताया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से इसको शॉर्ट में ये नाम दिया गया है। तो अगर आपको ये याद है तो प्रिज्म का क्वेश्चन आता है, पूछता है कि कौन सा कलर पहले रहता है, कौन सा लास्ट में रहता है। तो अगर ये चीज़ याद है तो आप आसानी से बता सकते हो। MCQ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल नहीं आता है। ओके। नाउ एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का, है ना। जैसे अभी हमने रिलेशन बनाया, और साथ ही साथ हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। ऐसे वेवलेंथ को गाइस इस तरीके से, और इसको डेल्टा और गामा इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, याद रखना। नाउ रेड इज लीस्ट डेविएट कलर एज इट्स लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसकी वजह से जो रेड कलर होता है वो कम डेविएट करता है। वॉयलेट इज मोस्ट डेविएटेड कलर बिकॉज इसका वेवलेंथ कम होता है। इन्वर्सली है ना, ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, है ना, अपोजिट। नाउ इसाक न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव्ड दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। इसाक न्यूटन ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर बताया कि भैया सनलाइट जो व्हाइट लाइट आ रही है, दे हैव 7 कलर्स। ठीक है। चलिए, अब इसाक न्यूटन कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं इस प्रिज्म को लेकर, सनलाइट को लेकर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसका ही हम थोड़ा सा नमूना देखने वाले हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ही पास्ड सनलाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, उस प्रिज्म पे व्हाइट लाइट डाला, और उन्होंने देखा यहाँ पे उनको 7 कलर देखने को मिला, और इस फिनोमिनन को उन्होंने डिस्पर्सन नाम दिया, और ये बैंड ऑफ 7 कलर्स को स्पेक्ट्रम नाम दिया। ओके। नाउ ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर फर्दर बाय पुटिंग अनदर प्रिज्म अहेड ऑफ प्रिज्म फॉर्मिंग स्पेक्ट्रम, बट ही फेल्ड टू ऑब्टेन मोर कलर। अब वो क्या सोचे हैं, देखो इसाक न्यूटन बड़ा समझदार इंसान, उन्होंने बोला कि अगर मैं व्हाइट लाइट डाला तो रेड, है ना, इस तरीके से, लास्ट में वॉयलेट इस तरीके से मिला, क्यों ना मैं एक और प्रिज्म लगा देता हूँ, तो ये जो रेड और ये हैं, ये और भी फैल जाएंगे, मतलब इनके भी पार्ट्स बन जाएंगे, है ना, इनके भी पार्ट्स, ये कलर और ज़्यादा सेपरेट होके कुछ नया ही बताएंगे। बट वो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? रीज़न क्या था कि गाइज वाइट कलर से, वाइट लाइट के अंदर ही सारा कलर रहता है, और सारे कलर में को जब आप किसी प्रिज्म में डालोगे तो रिजल्ट में व्हाइट लाइट ही देगा। तो देखो, ही फॉर्म अ स्पेक्ट्रम फ्रॉम सनलाइट एंड प्लेस्ड एन आइडेंटिकल बट इन्वर्टेड प्रिज्म उन्होंने लगाया इन फ्रंट ऑफ प्रिज्म फॉर्मिंग द स्पेक्ट्रम, एंड ऑल द 7 कलर कॉम्बाइंड टू इन्वर्टेड प्रिज्म एंड इमर्ज्ड एज अ व्हाइट लाइट। देखो ये फिगर को देखो ध्यान से, व्हाइट लाइट डाला तो व्हाइट लाइट इस तरीके से 7 कलर यहाँ पे दिया, और फिर उसी 7 कलर को उन्होंने एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगाकर एक उस प्रिज्म में डाला, तो फिर आपको व्हाइट लाइट ही लास्ट में दिखा, है ना। तो ये कंक्लूजन इसाक न्यूटन के द्वारा निकल के आया था। क्लियर है बच्चों? तो प्रिज्म का हमारा काम यहाँ पे निपटता है। प्रिज्म हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जनरली प्रिज्म के अंदर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। फिर अगर 7 स्पेक्ट्रम बन रहा है तो इस टॉपिक से रिलेटेड फिर साइंटिस्ट लोग जब प्रिज्म के साथ ये सब चीज़ें देखें तो उन्होंने बोला फिर यार ये रेनबो क्यों दिखता है, वहाँ तो सनलाइट आ रही है, वहाँ आसमान में तो प्रिज्म लगा नहीं है, फिर ये रेनबो कैसे दिखता है। तो फिर काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने समझा कि भैया जो पानी के बबल्स हैं, है ना, वाटर कितनी ज़मीन से कितना वेपर निकलता है, तो वाटर वेपर जो है, मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो भी तो ऐसे प्रिज्म की तरह ही काम करता है, उसमें भी सनलाइट आती होंगी तो वो भी कलर देता होगा, जिसकी वजह से कभी हम रेनबो दिखता है। ऐसे कभी भी आपके सामने से कुछ डार्क लाइट आ रहा है ना, उस पर पानी लाइक दिस, ये मैंने वाटर लिया, इसको इस तरीके से स्प्रे करो, है ना, स्प्रे करो तो आपको स्प्रे करके देखोगे तो इसमें आपको रेनबो दिखेगा, है ना, लाइक दैट। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वाटर बबल्स पार्टिकल्स के अंदर होता है। कैसे, आप ये फिगर देखकर बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कैसे है ना, इसको समझने के लिए अभी मैं आपको एक छोटा सा कुछ और चीज़ें समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें क्योंकि आपको कुछ टर्म आपको पता होना चाहिए, लाइक डेंसर, रेयर, क्रिटिकल एंगल, है ना। इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा, तभी जाकर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप भी किसी को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हो। देखो, टोटल इंटरनल, अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भूल जाते हैं। मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन बनाया लाइक दिस, बड़ा सा लाइन बनाता हूँ, ठीक है, बड़ा सा लाइन बनाता हूँ, ओके। और मैं ये जो है हमारा, ये है हमारा डेंसर मीडियम, और इसको मैंने ले लिया रेयर मीडियम, ठीक है। अब मैं क्या किया, मैंने एक लाइट डाली इस पे, इस एंगल से मैंने एक लाइट डाला, है ना, तो ये लाइट गया। अब मुझे क्या इंसिडेंट एंगल चाहिए, तो मुझे एक नॉर्मल बनाना होगा, तो नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से डॉट 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 बनानी पड़ेगी, है ना। ये तो ये एंगल को ही कहते हैं इंसिडेंट एंगल आई, है ना। अब ये गया डेंसर से रेयर में जा रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन होगा। तो ये कुछ मान लो, अब हमें पता है जब भी कोई लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या करती है, बैंड होती है, ठीक है, और बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाती है। तो इस लाइट को जाना कहाँ चाहिए था, इस लाइट को जाना चाहिए था कहाँ, यहाँ, बट बिकॉज ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये क्या होगी, ये लाइट थोड़ी सी इधर की ओर चली जाएगी, है ना, इधर की ओर चली जाएगी, क्लियर है। एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल आर। ये आपको फर्स्ट केस दिखा, ओके। अब एक और केस लेता हूँ, ये हो गया फर्स्ट केस। अब एक और केस समझाता हूँ। अब फिर से मैंने एंगल आई को थोड़ा सा चेंज किया, फिर से मैं नॉर्मल बना लेता हूँ। इस लाइट को जाना चाहिए था यहाँ, बट ये अब यहाँ जाएगा इस केस में। दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, ओके। डेंसर से रेयर जा रहा है, ये हमारा है नॉर्मल लाइन, ठीक है। एंगल आई को हमने थोड़ा सा बड़ा किया, क्या किया, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा किया। यहाँ पे एंगल अगर मैंने 20 डिग्री लिया एंगल आई, तो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे लिया 30 डिग्री लिया, है ना, 30 डिग्री लिया, तो ये हुआ। अब एक और केस लेता हूँ, ये हो गया हमारा सेकंड केस। एक और केस लेता हूँ, मैंने आई को थोड़ा सा और बढ़ाया, आई को मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया, एंगल आई को मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया। तो इस बार मैंने एंगल आई को मान लो 50 डिग्री कर दिया, एंगल आई को 50 डिग्री कर दिया। तो इस टाइम पे जो इसको जाना चाहिए था इस तरफ, बिकॉज डेंसर से रेयर में जा रहा है तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा। तो इस बार ये रिफ्रैक्शन जो इसका सरफेस है इसी पे हो गया लाइक दिस। और इस बार एंगल आर जो है गाइज 90 डिग्री आ गया, एंगल आर 90 डिग्री आ गया। तो ऐसा, तो ये जो एंगल है 50 डिग्री, दैट इज ये जो आई एंगल है, दैट इज द क्रिटिकल एंगल। क्यों मैंने इस आई को, अच्छा क्या ये क्रिटिकल एंगल है, क्या ये क्रिटिकल एंगल है, नहीं है। क्रिटिकल एंगल कब होगा, जब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, जब
ऐसा एंगल आई, मतलब आपका आई एंगल ऐसा हो जिसकी वजह से जो एंगल आर हो वो 90 डिग्री अगर हो जाए, तो वो वाला एंगल आई आपका क्रिटिकल एंगल होगा। देखो यहाँ पे एंगल आई हमारा 30 डिग्री था, यहाँ पे एंगल आई हमारा 20 डिग्री था, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन हमें 19 ही मिल रहा था, तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल नहीं है। यहाँ पे हमने थोड़ा आई को और बढ़ाया, 30 डिग्री कर दिया, फिर भी रिफ्लेक्शन हमारा 19 ही मिला, तो ये भी क्रिटिकल एंगल नहीं है। फिर मैंने थोड़ा आई को और बढ़ाया, इस बार 50 डिग्री कर दिया, और इस बार देखा कि एंगल आर 90 डिग्री हो गया, ठीक है, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? अब एक ये हो गया थर्ड केस। अब एक और केस लेता हूं मैं। अगला जो केस है गाइस, ध्यान देना, मैंने एंगल आई को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, मैंने एंगल आई को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, ये हो गया नॉर्मल, है ना। इस बार इस आई को जाना चाहिए था कहाँ, यहाँ जाना चाहिए था, है ना, ये हमारा नॉर्मल यहाँ जाना चाहिए था, बट लाइट यहाँ ना जाकर वो कहाँ चला, रिफ्रैक्शन जो हुआ दिस, तो एंगल आर, दिस इज एंगल आर एंड विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ये है हमारा एंगल आई, ठीक है। तो जब आपका एंगल आई जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है, क्रिटिकल एंगल हो जाता है, इस केस में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। देखो गाइज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, हमने आपको स्टेप में दिखाया कैसे आई को बढ़ा रहे हैं तो आर भी हमारा बढ़ रहा है, और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि जिस मीडियम से, डेंसर से मैंने लाइट डाला, डेंसर में ही हमारा आ गया, ठीक है, यानी 100% लाइट अगर मैंने यहाँ डाला तो 100% लाइट हमारा डेंसर से ही बाहर आ गया सेम मीडियम में, तो इसको ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होना चाहिए। क्या? पहली चीज, जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, तभी ये टोटल इंटरनल दिखेगा। रेयर से डेंसर में आओगे तो नहीं दिखेगा। पहला कंडीशन, ये लाइट जो है डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि आई, सेकेंड कंडीशन, एंगल आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखेगा। नाम क्या है इसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि देखो अभी तक ये जो यहाँ पे ये केस था, डेंसर से ये रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ, बट यहाँ पे देखो जिधर से गया वहीं पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, तो रिफ्लेक्शन हो गया तो हमने नाम दिया रिफ्लेक्शन। और आई क्या है? क्योंकि इंटरनल, ये जो जिधर से जा रहा है उधर ही आ जा रहा है, तो इंटरनल, ठीक है, और 100% लाइट जा रही है और 100% लाइट आ जा रही है, इसलिए टोटल, इसलिए इसका नाम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस फिनोमेनन को बोलते हैं। क्लियर है? बाकी सब मिरर में क्या होता है गाइस, आप लाइट डालते हो तो कुछ लाइट को वो अब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो 100% डाल रहे हो 100% नहीं निकलता। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो भी ये भी एक केस है कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। हम अगर टोटल वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल में जितना 100% लाइट डाला तो 100 निकलना चाहिए, ठीक है, और सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% डाला तो कुछ एब्जॉर्ब हो गया, 80% लेकिन बाहर आया, बिकॉज एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो आई थिंक बच्चे पार्टी लोग आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। कैसे? देखो ये क्या है, ये देखो ये हमारा रेयर मीडियम है, बबल्स के अंदर हमारा डेंसर है और फिर बाहर रेयर है। तो देखो जब लाइट रेयर से डेंसर में गई तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या कंडीशन है, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। अब देखो जब भी लाइट, ये जो लाइट आई, आने के बाद ये लाइट को जाना चाहिए, कहाँ चाहिए था, यहाँ पे, बट ये नहीं गई, यहाँ पे चली गई, यहाँ गई 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 गई। अब ये डेंसर से रेयर बाहर निकल जाना चाहिए था, बट ये नहीं निकल पाई, बिकॉज इसकी जो एंगल आई है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, जिसकी वजह से लाइट वापस से इंटरनल ही आ गई।
तो टोटल हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, बाहर ना निकल के, जैसे मैंने अभी ये केस बताया कि ये बाहर उधर उस तरफ ना जाके इसी तरफ वापस आ गया, है ना। तो पहला केस डेंसर से रेयर में जा रहा है लाइट, और डेंसर और आई की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ये वापस से अपने ही पोस्ट में आ जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से बाहर निकलेगा। और फिर डेंसर से रेयर, अब एक, क्योंकि एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार हो गया, फिर से लाइट डेंसर से रेयर में जब आएगी, आ रही है, तो इस टाइम पे इसकी आई की वैल्यू क्या होती है, बिकॉज ऑफ टकराने के बाद कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये बाहर निकलता है। और इस टाइम जब बाहर निकलता है तो अपने साथ कलर्स लेकर निकलता है ना, कलर्स लेकर निकलता है उस, और वो कलर्स हमें आसमान में कर्व शेप में ऐसा दिखता है, क्लियर है, जिसको ही हम रेनबो कहते हैं। तो बाकी जो महाभारत मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा महाभारत यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो रेनबो क्या होता है, इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शोवर्स। रेनबो इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। हमेशा आप रेनबो देखोगे, अगर सन इधर है तो रेनबो आपको इधर देखने को मिलेगा, सन के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, तभी तो आप अच्छे से देख पाओगे उसको, है ना। यानी लाइट, अगर इधर से लाइट आ रही है तो इधर पानी मारो तो रेनबो आपको इधर दिखेगा, ना कि इधर दिखेगा, इधर दिखेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। 3 फिनोमिनन विच आर इन्वॉल्व इन द रेनबो फॉर्मेशन होने के लिए 3 फिनोमिनन आपको देखने को मिलता है। एक तो डिस्पर्सन, वही इस फिनोमिनन को व्हाइट लाइट डाला और कलर दिख गया, डिस्पर्सन ही हुआ। एक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है तो, और एक इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीनों फिनोमिनन देखने को मिलता है, तो याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक हो गया खत्म, और बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कोशिश किया हूँ करने का, इससे ज़्यादा तो भाई यार कोई बता ही नहीं पाएगा आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और कभी कभी हायर लेवल में पूछ देगा, वैसे 10th क्लास के हिसाब से जरूरत नहीं है। रेनबो क्यों कर्व क्यों बनता है, स्ट्रेट क्यों नहीं बनता, कर्व क्यों बनता है, ये आपका टास्क है, ढूंढ के रखना, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि रेनबो हमेशा कर्व ही क्यों बनता है। वैसे ही क्लास 11, 10, 12 के टॉपिक में आएगा लाइट में, बट अभी जानने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको इच्छुक है जानना तो आप सर्च करो और जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि रेनबो कर्व शेप में ही क्यों बनता है। बाकी रेनबो क्यों बनता है वो तो मैंने बता दिया है ना, ये आपका टास्क है, आप ढूंढ के रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, वर्ड पे ध्यान देना, मैं रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बच्चे, जैसे हमें पता है कि हमारा ये अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर, है ना, इस तरीके से लेयर्स बने रहते हैं, है ना। अब जब लाइट आती है तो उस सारे लेयर से होकर हमारे तक आती है, तो हर लेयर की अपनी एक डेंस है, पार्टिकल्स है उसमें, वो लाइट को उतना रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, फिर 4-5 लेयर, तो ये लाइट आई ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि आपको पता है ना, डेंसर से रेयर में आती है, रेयर से डेंसर में आती है, तो क्या होता है, उसकी वजह से लाइट जिगजैग जिगजैग कर हम जिगजैग करके फिर हमारे तक आती है। तो ये जिगजैग जिगजैग होने की वजह से हमें कुछ फिनोमेनन देखने को मिलता है। क्या? अपीरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड अ हॉट ऑब्जेक्ट ऑफ फायर, है ना। क्यों भाई? आप देखो, कभी भी आग जलता है ना, इस तरीके से आप ध्यान से देखोगे, आग के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो आप देखोगे वो ऑब्जेक्ट हिलता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि उधर से जो लाइट होकर आपकी आंखों तक आ रही है, वो लाइट फिर आग जो आपका फायर है उससे होकर आ रही है। तो फायर रेयर टू डेंसर, तो आपको लाइट इसलिए जिगजैग में, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट हिलता हुआ दिखता है। वैसे ही स्टार नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। अभी अपन इस पे डिस्कस करेंगे। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। क्यों भाई? पहले ही सनराइज और पहले ही सन हो जाता है, सन पहले ही उग जाता है बट एक्चुअल में वो नहीं उगा रहता है, सन पहले ही डूब जाता है बट एक्चुअल में नहीं डूबा रहता है ना। ये क्यों होता है? अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये सब हमारे डे टू डे लाइफ दिखता है, ठीक है। चलिए सबसे पहला लेते हैं बच्चे कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द फायर और द हॉट सरफेस अपीयर टू फ्लिकर, फ्लिकर यानी ऐसे हिलता हुआ, लाइक दिस, व्हेन सीन थ्रू द एयर।
क्यों होता है? नाउ द एयर एवॉव हॉट सरफेस बिकम हॉट एंड राइजेस। अब जहाँ पे आग जली है उसके आसपास का एरिया क्या होता है? हॉट हो जाता है। याद करो गाइज, कभी आपने जरूर देखा गर्मियों के टाइम पे आप जब रोड को देखते हो, डामर वाला जो रोड होता है उसको देखते हो तो उस रोड में से ऐसा कुछ लगता है वेपर निकल रहा है क्या, ऐसा हिलता हुआ दिखता है। गौर करो, गर्मियों में आप जरूर कभी स्ट्रेट रोड पे ऐसा देखे होगे, जरूर देखे होगे, है ना। सो क्यों होता है? अब आग जल रहा है तो आग जलने के बाद आसपास के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी गर्म हो जाते हैं, है ना, हल्के हो जाते हैं, तो ऊपर की ओर उठते हैं, तो जब मूवमेंट आ जाता है उनके में, है ना। सो द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाई कूल एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द कूल एयर। जाहिर सी बात है, कूल एयर की डेंसिटी कम हो जाती है और जो कूल एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हॉट एयर हल्का हो जाता है ना। तो हॉट, अब जो उधर कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो नॉर्मल एयर से फिर गर्म हवा में आया, फिर गर्म से फिर हमारे तक आते आते आसपास तो ठंडा आ गया ना, थोड़ा दूर बैठे हैं, तो इस तरीके से चेंज होने की वजह से कम हॉट एयर कोल्ड एयर होने की वजह से हमें लाइट भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हॉट एयर का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कोल्ड एयर का अलग होता है। तो कोल्ड से हॉट, हॉट से कोल्ड में जब लाइट जाएगी तो जाहिर सी बात है वो अपना पोजीशन चेंज करेगी, डेंसर टू रेयर जैसे, है ना केस। तो आपके पास जो चीज़ आएगा वो हिलता ही हुआ आएगा, क्योंकि कभी ऐसे लाइट आ रही है तो आपको भी ऑब्जेक्ट कभी ऐसे हिलता हुआ दिखता है ना। So physical condition of the medium are not constant. Due to changing refractive index of medium, the light appears to come from the different direction. It result in fluctuation in apparent position of object. ओके चलिए अगला टॉपिक है कि स्टार व्हेन सीन नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल जो पोजीशन होता है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखता है, क्यों भाई, ऐसा क्यों? सो द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। ये चीज याद रखना, टॉप टू द बॉटम। अगर ये अर्थ का सरफेस है और ये खूब सारे लेयर हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर अगर आप आओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या, डिक्रीज होता हुआ आएगा, ठीक है, टॉप से बॉटम में। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार नियर द हॉरिजन, ये स्टार नियर द हॉरिजन हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड इट्स बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब ये देखो ये रेयर है, फिर इसमें आ गया डेंसर, रेयर, डेंसर, इस तरीके से लाइट। तो ये लाइट बार बार क्या होती है, अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, और आपके पास जो पोजीशन आता है और उसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये पोजीशन कुछ यहाँ पे, इसकी वजह से आपको ये चीज़ एक्चुअल में यहाँ होती है और दिखता है यहाँ पे। तो देखो एक्चुअल स्टार पोजीशन यहाँ होता है और यहाँ पे खूब सारे लेयर हैं, लेयर होने की वजह से जो लाइट आती है वो धीरे धीरे बैंड होते होते आपके पास आती है, जिसकी वजह से और फिर आपको जिस एंगल पे आखिरी बार बैंड हुई थी उसी एंगल को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो वो भाई आपको यहाँ दिखेगा स्टार। तो देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, डिफ्लेक्शन कितना ज़्यादा है, ये होता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज ऑफ देयर एटमॉस्फेयर। क्लियर है? चलिए अगला है एडवांस सनराइज और सनसेट क्यों होता है भाई, एडवांस सनराइज एंड सनसेट। इसको कैसे समझे? देखो द सन अपीयर्स अबाउट 2 minutes earlier than the actual sunrise and the sun remain visible from about 2 minutes after actual sunset, है ना। सन उग गया, आपको जब आप देखोगे कभी इस अच्छे से एरिया में जाओ जहाँ से आपको सनसाइन और सनसेट दिखे, तो आप देखोगे जब आपको सन दिखने लगता है ना, इसका मतलब एक्चुअल में सन आपको दिख नहीं रहा, सन है नीचे, उसका एक्चुअल पोजीशन है यहाँ। ड्यू टू रिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, ड्यू टू रिफ्लेक्शन होने की वजह से आपको ये सन की ये जो पोजीशन दिखती है वो फेक पोजीशन होती है, ये आपकी एक्चुअल पोजीशन, ये आपकी फेक पोजीशन। तो ये 2 मिनट का इनके बीच में 2 मिनट का कैलकुलेशन पे 2 मिनट का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है ना। तो ये चीज़ याद रखना। वैसे ही जब सनसेट होता है तो एक्चुअल में सनसेट हो जाता है बट फिर भी आपको सन दिखता है ना। तो ये बिकॉज ऑफ व्हेन द सन इज बिलो हॉरिजन द रे हैव टू पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एज अ रिजल्ट द सन अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, और इसी का उल्टा जब वो सनसेट होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है। ट्विंकलिंग क्यों करता है भाई, जैसे मैंने बताया कि ये लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, होमोस्फेयर, इस तरीके से लेयर्स हैं और ये आपका अर्थ सरफेस है। आप भैया यहाँ पे खड़े हो, अब ये जो स्टार ब्लिंक नहीं करता भाई, वो तो नॉर्मल जलता रहता है जो उसकी लाइट है। अब वो जो लाइट आती है जब, तो हमारे रेयर से डेंसर, फिर ऐसे, फिर इस दोनों केस में ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया तो लाइक दिस, फिर ये डेंसर, ये रेयर हो गया लाइक दिस।
तो इस तरीके से होते हुए लाइट आपके तक आती है। तो आपको जो ये स्टार है कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरीके से जिगजैग वाली, क्योंकि जिगजैग होकर आ रही है ना, तो दिखता है, जिसकी वजह से, और ये इतनी तेजी से होता है गाइस, तो इतना मिनिमम एंगल पे होता है कि आपको लाइट स्टार तो वहीं दिखता है बट वो ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है बस, है ना। तो ये कुछ यहाँ महाभारत मैंने लिखा है, इसको आप स्नैप लेकर पढ़ सकते हो। क्लियर है? चलिए अगला जो हम पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। स्कैटरिंग इफेक्ट क्या है भाई? नाउ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलाइडल पार्टिकल्स से, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोलाइडल पार्टिकल और कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रो मतलब इजीली वो जो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते, उनके बीच में बाउंड्रीज होती है ना, और उसमें जब आप लाइट पास करते हो तो आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से जो लाइट आती है वो स्प्रेड हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये देखो, ये आप कभी देखे होंगे घने जंगल में लाइट जब पेड़ के पत्तों से छन कर आती है तो बिकॉज ऑफ कोलाइडिंग होने की वजह से आपको लाइट्स की इस तरीके से पट्टियां दिखती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ये देखो इस तरीके की बैंड्स आपको दिखते हैं। दैट फिनोमिनन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। दैट फिनोमिनन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, इसको ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइड इट्स पाथ बिकम विजिबल एंड दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। घने कोहरे अंधेरे वाले रूम में, एकदम रूम अंधेरा है, उसमें से कहीं बालकनी में से हल्के से लाइट आ रही है तो लाइट की इस तरीके से आपको विजिबल पाथ दिखती है, दैट इज द टिंडल इफेक्ट, ठीक। नाउ एग्जाम्पल में यहाँ पे हैं कुछ चीज़ें आप देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। आगे डिपेंडेंस ऑफ कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लाइक इफ पार्टिकल आर वेरी फाइन, अगर पार्टिकल हम मान लो कभी कभी होता है ना, गर्मी के टाइम पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी साइज थोड़ी कम होती है बिकॉज ऑफ गर्मी, ठीक है। ठंडी के टाइम पे थोड़ी बड़ी होती है, बरसात के टाइम पे तो पार्टिकल की साइज सबसे बड़ी होती है क्योंकि पूरा मॉइस्चर ही मॉइस्चर है। तो पार्टिकल की साइज कम ज़्यादा होने से लाइट भी अलग अलग कलर देते हैं, ठीक है। नाउ इफ द पार्टिकल इज वेरी फाइन, बहुत कम है, दे स्कैटर्ड मेनली द ब्लू कलर्स ऑफ लाइट, शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट्स को ज़्यादा स्कैटर करती हैं, ठीक है। तो आप इसीलिए गौर करो, गर्मी के टाइम पे आपको पूरी की पूरी स्काई, ये स्काई जो है आपको दिखती है किस कलर की? ब्लू कलर की, गर्मी के टाइम पे। अब बरसात के टाइम पे तो ब्लैक हो जाता है ना, आप समझ सकते हो। ठंड के टाइम पे भी गर्म धूप होती है तो उसकी वजह से भी आपको ब्लू ब्लू स्काई दिखती है, नो इशू, ठीक है। नाउ मीडियम साइज पार्टिकल स्कैटर्ड मेनली द रेड कलर, क्लियर है, लॉन्ग वेवलेंथ वाले कलर को, ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ इवन लार्ज पार्टिकल स्कैटर ऑल द कलर ऑफ लाइट, दैट इज वाई इट अपीयर वाइट, ठीक है। नाउ वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम्स टू डेट ऑफ ब्लू लाइट। तो जो रेड लाइट का वेवलेंथ होता है 1.8 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट होता है। ये चीज़ भी आप जरूरत नहीं है बट याद रखना क्या जाता है ना। चलिए बच्चों, अगला लास्ट ही टॉपिक चल रहा है, चैप्टर खत्म ही होने वाला है हमारा। नाउ डेंजर, कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है डेली लाइफ के, कि डेंजर साइन जो होता है हमेशा रेड कलर से ही क्यों बनता है। डेंजर का जो साइन है वो हमेशा रेड कलर से ही क्यों बनता है। ट्रैफिक लाइट में जो रेड कलर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्यों रेड कलर रखा गया है? रुकने के लिए, डेंजर के लिए। तो रेड इज़ लेस्ट स्कैटर्ड कलर, रेड कलर जो होता है वो कम स्कैटर होता है, हमने प्रिज्म में देखा, बिकॉज उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो डिफ्लेक्शन कम होगा, है ना, तो स्कैटरिंग कम होगा, ठीक है। तो रेड कलर इजीली, इसीलिए दूर तक कितना भी फॉग वगैरह आ जाए ठंड के टाइम पे, फिर भी रेड कलर हमको दूर तक दिख जाता है। क्यों? उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो ज़्यादा स्कैटर डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये रीज़न होगा। बाकी आप महाभारत यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, पढ़ सकते हो। अगला, कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू ऑन अ क्लियर डे। जनरली जब बादल खुले रहते हैं, क्लियर डे बोलते हैं, उस टाइम पे कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों दिखता है? लाइक दिस मस्त ब्लू। द अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल। जैसे मैंने बताया, पार्टिकल गर्मी के टाइम पे नॉर्मल खुला है, अच्छा हवा नहीं चल रहा है, खुला है, तो फाइन पार्टिकल, और फाइन पार्टिकल ज़्यादातर ब्लू लाइट, कम वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, जिसकी वजह से आपको दिखता है। बाकी आप यहाँ पूरा ज्ञान दिया हुआ है, आप पढ़ लेना, ठीक है। नाउ अपीयरेंस ऑफ स्काई टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस, स्पेस से स्काई जो है वो पूरा स्काई ब्लैक क्यों दिखता है? सो द स्काई वुड
cloud appear dark to astronauts in the space as scattering is not very prominent at such high altitude due to absence of particle। क्योंकि आप वैक्यूम में चले गए हो, वैक्यूम में जब जाते हो, वैक्यूम में जाने के बाद वहाँ तो पार्टिकल्स, मतलब वेब एक तरीके से क्वांटम फिजिक्स में जाओ तो हाँ पार्टिकल्स हैं, बट नॉर्मल फिजिक्स में जनरली अपन वैक्यूम बोलते हैं तो कोई पार्टिकल्स नहीं है। पार्टिकल्स बहुत कम या फिर नेग्लिजिबल होने की वजह से लाइट स्कैटरिंग फिनोमिनन हमको वहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल के बराबर देखने को मिलता है। तो लाइट स्कैटरिंग प्रोमिनेंट है ही नहीं, है ना, इसलिए ज़्यादातर हमें चीज़ें डार्क डार्क दिखती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्लाउड अपीयर्स वाइट, क्लाउड वाइट कलर में क्यों दिखते हैं? फिगर देखो, क्लाउड वाइट कलर में क्यों दिखते हैं? सो क्लाउड आर फॉर्म्ड बाय वाटर वेपर। हमें पता है क्लाउड जो है वाटर वेपर से मिलकर बनते हैं ना। वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ड्रॉपलेट। ठीक है, एंड ऑल कलर्स ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड एंड क्लाउड्स अपीयर वाइट। क्या कहने वाला, जो क्लाउड्स होता है वो वाटर वेपर से मिलकर बनता है। क्लाउड जो है वाटर वेपर से मिलकर बनता है। अब वाटर वेपर जब कंडेंस होता है, कंडेंस होना मतलब गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, है ना, कंडेंसेशन। तो जब ये कंडेंस होता है वाटर वेपर, तब ये क्या बन जाता है, ये वाटर वेपर कंडेंस होने के बाद ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, वाटर के ड्रॉप्स बन जाते हैं। और हमें पता है गैस के पार्टिकल और एक ड्रॉप वाटर लिक्विड का पार्टिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। गैस के पार्टिकल छोटे होते हैं और वाटर ड्रॉपलेट लिक्विड फॉर्म में आ गए जिसके पार्टिकल बड़े होते हैं। और अभी हमने एक फिनोमेनन पढ़ा, अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो वाइट लाइट को स्कैटर्ड करता है। ठीक है, तो वाइट लाइट को इसकी वजह से ही हमें क्लाउड जो है वाइट कलर का दिखता है। ओके, समझ में आ गया। अगला है कलर ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे, उस टाइम पे उसके आसपास का जो स्काई है वो रेड कलर का क्यों दिखने लगता है? आप ये फिगर देख सकते हो सनसेट और सनसाइन टाइम का। वाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। द सन इज नियर द हॉरिजन के पास होता है एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर। क्योंकि हॉरिजन के सनसेट और सनसाइन के टाइम पे सन अपने एंड पॉइंट पे होता है, हॉरिजन पे होता है, और वहाँ से हमारे तक की दूरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दूरी है। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल। तो पार्टिकल जितने भी मैक्सिमम जो लाइट्स होते हैं ब्लू वाले वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं, बचता है सिर्फ रेड कलर का लाइट, जो कि हमको, क्योंकि रेड कम स्कैटर होता है तो हमें दूर तक दिखता है, इसलिए हमें सनसेट और सनसाइन के टाइम पे बाकी सब लाइट्स नहीं दिखकर सिर्फ रेड लाइट ही आसपास दिखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लाइट स्कैटर्ड हो जाते हैं शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से, तो और वो जनरली बैक ही हो जाते होंगे। और आता कौन सा है हमारे पास, रेड या ऑरेंज या येलो टाइप का, क्योंकि इनकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है।